Welcome friends. Jai Hind. Friends, under the segment of modern Indian history, today we are going to discuss about the arrival of French in India. भारत में फ्रांसीसियों के आगमन की बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के तहत। आज का हमारा यही टॉपिक है। और इसके पहले आधुनिक भारत के इतिहास में हम फ्रांसीसियों के पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पुर्तगालियों का आगमन देखा था, P स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज। उसके बाद हमने डचों का आगमन देखा था, हाँ। उसके बाद हमने ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का, E स्टैंड्स फॉर इंग्लिश या ब्रिटिशर्स आप कहें, इसका आगमन देखा था। तो देखिए, चार प्रमुख यूरोपीय देश हैं जो कि ये यूरोप है जो समुद्री मार्ग से व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। हाँ, चार प्रमुख इसलिए कि इन्होंने ही अपना प्रभाव डाला है भारत के इतिहास पर, ठीक है। और अंग्रेज तो जो है उन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक उन्होंने प्रभाव डाला है, क्योंकि उनकी सत्ता ही चली बाद में भारत में, ठीक है। और 1947 में वो भारत को छोड़कर जाते हैं। लेकिन देखिए, फ्रांसीसियों का पहले देश और है डेनमार्क, डेनिस जिनको हम कहते हैं, ये भी आ चुका है, ठीक है। तो ये क्रम सिर्फ मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बाय द वे आपसे अगर कहीं क्रम पे सवाल पूछ ले तो वहां आप कंफ्यूज ना करें। वैसे तो आपको अगर वैसे तो प्रमुख देशों की बात करेंगे तो प्रमुख देशों में फ्रांसीसी जो है वो फ्रेंच जो है वो चौथे यूरोपीय देश है। लेकिन अगर पूरा क्रम देख लिया जाए तो पहले नंबर पर पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर डच आते हैं, तीसरे नंबर पर इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स आते हैं, चौथे नंबर पर डेनिस आते हैं, डेनमार्क वाले आते हैं, पांचवें नंबर पर फ्रांस आता है। उसके बाद स्वीडन भी आया है फ्रांस के बाद 1731 में। तो सिर्फ इसलिए ये क्रम बताया गया है क्योंकि कई बार ये सवाल क्रम पे परीक्षा में पूछ दिया जाता है। और जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि अगर स्टेटमेंट बनाकर दे देता है कि क्या, जैसा स्टेटमेंट बनाता है कि भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में फ्रांस का स्थान चौथा है, तो आप सिर्फ प्रमुख देशों को जानते हैं, पुर्तगाल, हाँ, नीदरलैंड यानी डच, अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स और फ्रांस, इसी चार को जानते हैं, तब तो आप कहेंगे चौथा देश है। लेकिन वास्तव में ये पांचवां यूरोपीय देश है क्योंकि डेनमार्क इसके पहले आ चुका है। तो इस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसी वजह से हमने इसका क्रम दे दिया और हर वीडियो में मैं दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन हमें पढ़ना है पुर्तगालियों को, डचों को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, ही तीन को हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब ये भारत आने का क्रम है और जब भारत ये आते हैं तो भारत आने के बाद ये यूरोपीय देश भारत और पूर्वी देशों से, देखिए यूरोप से पूर्व में पड़ेगा, ये ईस्ट में पड़ेगा, तो भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए ये कंपनियों का भी गठन करते हैं, व्यापारिक कंपनियों का। और कंपनियों के गठन के क्रम पे भी सवाल आता है, तो यहां इन्हीं चारों प्रमुख कंपनियों को ही हम रखेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में इसका गठन होता है, हाँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में होता है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में होता है। सभी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, हाँ, खाली नाम देश का वहां पे जोड़ देते हैं ताकि ये पता चल जाए, क्योंकि पूर्व से व्यापार करने के लिए इन कंपनियों का गठन किया गया। तो यही चारों प्रमुख यूरोपीय कंपनियों का ही जो है एक्टिविटीज रहेगी भारत में, जिसको कि हमें पढ़ना है डिटेल, और सबसे ज्यादा तो अंग्रेजों को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, अगर भारत आने का क्रम देखा जाए तो 1498 में पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं 1595-96 में, ब्रिटिशर्स आते हैं 1600 में, डेनिस आते हैं 1616 में यानी डेनमार्क वाले, और फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। बस यहां पर एक ट्विस्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत आने के क्रम को अगर देखा जाए और कंपनियों के गठन का क्रम देखा जाए तो यहां पर देखिए, डच भारत में आ जाते हैं पहले और डचों के बाद अंग्रेज आते हैं, लेकिन अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डचों के पहले हो जाता है। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में होता है, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में होता है। तो इस ट्विस्ट को भी आपको याद रखना है। खाली आप इस क्रम पे चलेंगे और कंपनियों के गठन का क्रम दे देगा तो खाली इसी को याद रखेंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डच जो है वो आते हैं अंग्रेजों के पहले, लेकिन उनकी कंपनी का गठन अंग्रेजों के बाद होता है। बस यहां तक आप जानना है आपको। अब देखिए, लोकेशन भी आप देख लीजिए, ये देखिए यही पुर्तगाल है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना रहे, यही पुर्तगाल है जिसके बारे में P स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज। हाँ, पुर्तगालियों के बाद कौन आता है, मैंने बताया था डच आते हैं। देखिए, नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। तो यहां पर जब आप यूरोप में ऊपर चलेंगे तो यही यहां पे नीदरलैंड आपको मिले, सॉरी,
यहां पे आपको नीदरलैंड मिलेगा, ठीक है, यहां पे डच मिलेंगे। नीदरलैंड के निवासियों को ही डच कहा जाता है। तो देखिए पहले नीदरलैंड का नाम हॉलैंड था, तो यही यहां पे डच है नीदरलैंड वाले। देखिए यहां पर है ब्रिटेन, ठीक है, और यहां से इंग्लिश चैनल को पार करके आप जाएंगे तो यहां पे आपको दो देश दिखाई देंगे। ऊपर है नीदरलैंड, ठीक इसके नीचे बेल्जियम है, ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड के ठीक नीचे, मतलब नीदरलैंड के साउथ में बेल्जियम पड़ेगा, और ये है ब्रिटेन। तो पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ये ब्रिटेन वाले आते हैं, और प्रमुख कंपनियों में देखा जाए तो फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है, ये फ्रांसीसी है, ये फ्रांस, तो ये तो प्रमुख कंपनी है। लेकिन पुर्तगाली, डच, अगर पूरे क्रम को देख लिया जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद ये डच, उसके बाद ये ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स या इंग्लिश जो भी कहें, उसके बाद यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आपको जस्ट यूरोप में मिलेगा यहां पे डेनमार्क, ये जो डेनमार्क है, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स, फिर डेनमार्क, और तब फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों के बाद भी एक कंपनी आता है, यहां पर ऊपर चलेंगे यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में, तो यहां पर आपको दो देश दिखाई दे रहे हैं, एक ये नॉर्वे है और इधर जो है ये स्वीडन है। तो स्वीडन भी 1731 में आता है, बस बताने के लिए ये था, ठीक है। तो लोकेशन को आप समझे रहिए। अब थोड़ा सा इसको हम एक ब्रीफ ले लेते हैं, फिर हम फ्रांसीसियों पर आएंगे। मैंने ये बताया था कि मध्यकाल में आप देखेंगे तो भारत और यूरोप का व्यापार दो मार्गों से होता था। एक, भारत से चल के जो व्यापारी हैं वो तुर्की पहुंचते थे, या यूरोप से चल के तुर्की होते हुए ये रास्ता स्थल मार्ग से होते हुए ये भारत पहुंचेंगे, और फिर इसी रास्ते से ये वापस भी जाएंगे, जैसे भी जाना हो। यही एक मार्ग है, स्थल मार्ग एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है एक ये देखिए, ये अरब है, अरब, ये अरब है, तो ये अरब है। तो यहां से एक मार्ग था जो कि एक तो ये फारस की खाड़ी से सामान ले जाया जाता था, पर्सियन गल्फ से, और दूसरा ये लाल सागर, रेड सी से, ठीक है, ये अफ्रीका है, समझिएगा। तो एक तो स्थल मार्ग से व्यापार होता था, और एक व्यापार इन या तो फारस की खाड़ी से सामान ले जाए, भारत से सामान अरब सागर में उतार कर अरब सागर से चढ़ा लिया जाएगा यहां बंदरगाहों से, और फिर फारस की खाड़ी से या फिर लाल सागर से होते हुए सामान को ले जाया जाएगा। कुछ दूरी को जमीन पर रखा जाएगा सामान को, यहां से इस रास्ते से जाएंगे और फिर ये अरबियन पेनिसुला प्रायद्वीप पे उतार लिए जाएंगे, अरबियन प्रायद्वीप पे, और फिर यहां से फिर सामान को इस भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में उतार लिया जाएगा, और फिर यहां से सामान को यूरोप के पूर्वी तट पर जो देश हैं जैसे फ्रांस है, इटली है, हाँ, तो इन सब देशों पर उतार के और यूरोप के अन्य भागों में उन व्यापारिक सामानों की सप्लाई कर दी जाएगी। तो देखिए दो मार्ग, एक तो ये स्थल मार्ग है, और ये मार्ग जो है ये अरब नियंत्रण वाला मार्ग है। तो हुआ ऐसा था, मैं पहले बता चुका हूं कि जब आप स्थल मार्ग से चलते थे तो क्या होता था कि स्थल मार्ग से यूरोप पहुंचने के लिए आपका तुर्की पहुंचना अनिवार्य था। तुर्की पहुंचने के बाद ही आप यूरोप में इन करते थे। हाँ, यहां पर एक जगह था कुस्तुनतुनिया यूरोप में, देखिए ये उस समय, आज ये तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल जिसको कहते हैं, उस समय यूरोप में था, तो यहां पर कुस्तुनतुनिया था, ठीक है। और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, यहीं पर देख लीजिए। ये मैं जरा आपको ऐसे ये बता देता हूं, यहीं पे कुस्तुनतुनिया था, ठीक है, ये कुस्तुनतुनिया था और ये तुर्की है। तो लोग स्थल मार्ग से ऐसे चलेंगे, स्थल मार्ग से तुर्की पहुंचेंगे, और तुर्की पहुंच के यहां पर एक जलसंधि है, बास्पोरस की जलसंधि, ठीक है। उस जलसंधि को जैसे ही पार करेंगे, जैसे कि यहां देख लीजिए, ये है, इसी फिगर को मैं यहां बना दूं तो ये है यूरोप और इधर ये तुर्की है, और बीच में एक जलसंधि पड़ता था, इधर काला सागर, इधर मरमरा सागर। तो इस दोनों को मिलाने वाली की जलसंधि एक बास्पोरस की जलसंधि, कई बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो तुर्की से निकलकर जैसे ही लोग बास्पोरस की जलसंधि को पार करेंगे तो यहां कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएंगे, हाँ, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है, पूरा मैं डिटेल बता चुका हूं। तो
कुस्तुनतुनिया पहुंच जाएंगे और फिर यूरोप में ये इन कर जाएंगे। लेकिन ये रास्ते बंद हो गए थे, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था। आज उतना डिटेल नहीं जाऊंगा। हुआ क्या था कि 1400, ये कुस्तुनतुनिया क्या थी? कुस्तुनतुनिया जो थी ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है ना, जिसको बैजेंटिया साम्राज्य या बैजेंटाइन अंपायर कहा जाता था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि तुर्की में एक उस्मानिया साम्राज्य का उदय होता है, ऑटोमन तुर्क्स जिसको कहते थे, और वो 1453 में 1453 में 1453 में यहां से उस्मानिया साम्राज्य का उदय होगा तुर्की में, और जिनको अंग्रेजी में हम ऑटोमन तुर्क्स कहते थे। तो ये क्या करेगा कि ये ऑटोमन तुर्क्स या उस्मानिया साम्राज्य जो है ये कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लेगा, ठीक है। जब ऑटोमन तुर्क्स या उनको आप उस्मानिया साम्राज्य कह सकते हैं, तुर्की का उस्मानिया साम्राज्य जब इस कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लेता है 1453 में इस कुस्तुनतुनिया पे, तो फिर ये कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की के अधिकार में आ जाता है, और इस तरह से यह स्थल मार्ग भारत और यूरोप को जोड़ने वाला जो है ये बंद हो जाएगा, और इस मार्ग से व्यापार करना भी अब संभव नहीं होगा। उसके बाद ये दूसरा मार्ग बच रहा था अरब नियंत्रण वाला। तो चूंकि ये अरब व्यापारियों का यहां पर मोनोपोली है, और एक मार्ग जब बंद हो जाता है तो इनकी मोनोपोली और बढ़ जाएगी, ये मनमानी करने लगेंगे, तो व्यापारी इस रास्ते से भी व्यापार करना बंद कर देंगे, ठीक है। ये फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर जो सामान भूमध्य सागर होते हुए ये जाता था यूरोप, ये रास्ता भी बंद हो जाएगा, और उसके बाद यूरोपीय देशों को जरूरत पड़ेगी कि वे व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत आए। व्यापार तो पहले भी हो रहा था, लेकिन ये रास्ते बंद हो गए, तो अब समुद्री मार्ग से इन्होंने भारत आना शुरू कर दिया। और उसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल आता है, उसके बाद ये डच आते हैं, नीदरलैंड वाले, उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, और प्रमुख कंपनियों की अगर हम बात करें तो चौथा प्रमुख कंपनी ये फ्रांस जो है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। वैसे तो फ्रांस के पहले डेनमार्क भी आ गया है, जो कि मैंने यहां पे बता दिया है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं इस फ्रांस को, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि यूरोपीय देश क्यों आए थे भारत, चूंकि भारतीय सामानों की और भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा यूरोप में डिमांड थी उस समय। हाँ, मैंने बताया भी है बार बार कि यूरोप के लोग जो है, यूरोप का जो रीजन है वो ठंडा रीजन है, और वहां लोग मांस का सेवन करते हैं ज्यादा, उस समय भी करते थे। तो होता क्या था कि उस समय फ्रिज और रेफ्रिजरेटर जैसी कोई चीजें नहीं होती थी, तो मांस को प्राकृतिक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए वो भारतीय मसालों का उपयोग करते थे। भारतीय मसालों को मांस पर लगाकर रखते थे, और काफी दिनों तक मांस को बचा कर रखते थे वो। हाँ, ठंडा प्रदेश था यूरोप का, आज भी है, ठंडा है, तो वहां मांस को खाने से उन्हें गर्मी मिलती थी। तो यही रीजन था कि बहुत ज्यादा डिमांड थी यहाँ भारतीय मसालों की, हर्ब्स की, जड़ी बूटियों की, हाँ, और भी चीजें थी, उनकी डिमांड थी। इस वजह से यूरोप और भारत का व्यापार तो होना था। ये दोनों जब रास्ते बंद हो गए तो यूरोपियंस ने यहाँ से समुद्री मार्गों की खोज की, और उस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल पहुंचता है, और वास्को डी गामा भारत पहुंचेगा इस मालाबार तट पे। हाँ, मालाबार तट पे ये पहुंचता है, कौन? वास्को डी गामा, ठीक है। वो हम उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहां अब जाने की जरूरत नहीं है। तो पुर्तगाल, डच, इंग्लिश आ चुके हैं भारत में जब फ्रांसीसियों का भारत में आगमन होता है 1664 में। तो भारत की स्थिति यह है कि भारत में ऑलरेडी जो है वो फ्रांसीसी हैं, ठीक है, भारत में फ्रांसीसी हैं। सबसे पहले पुर्तगाली है, भारत में डच हैं, और भारत में अंग्रेज हैं, ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और यहां पर क्या है कि भारत में शासन किसका है? तो भारत में शासन उस समय औरंगजेब की है। चूंकि ये 1664 का समय है, तो भारत में शासन जो है वो औरंगजेब की है, ठीक है। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि ये अगर हम भारत का एक बड़ा मैप अगर हम बना लेते हैं, यहां पर देखिए, ये एक बड़ा मैप हम बना लेते हैं भारत का, इस तरह से अगर हम बड़ा एक साउथ इंडिया का बना लेते हैं, तो यहां पर देखिए, अगर देखा जाए तो भारत में उस समय की जो स्थिति है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर सूरत में उस समय अंग्रेज हैं, ठीक है। गोवा में, सूरत में पुर्तगाली भी हैं, गोवा में पुर्तगाली हैं, ऑलरेडी पुर्तगाली आ चुके हैं, ठीक है। डच जो है ये बंगाल में है, ठीक है, यहां पर बंगाल में अंग्रेज भी बैठे हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से मद्रास
इस कोरोमंडल तट पर, यहां पर पुलिकट है, यहां पर डच भी है, अभी मैं बताऊंगा। यहां पर मद्रास में इसी कोरोमंडल तट पे यहां पे अंग्रेज भी बैठे हुए हैं, पुर्तगाली भी हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये तीन जो हैं ये ऑलरेडी जब ये भारत में फ्रांसीसियों का आगमन होता है तो पुर्तगाल, डच और ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज जो हैं ये भारत में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये भारत की स्थिति है। और भारत में उस समय कहीं कभी पूछ दिया जाए तो भारत में उस समय कौन है? भारत की सत्ता में है औरंगजेब। औरंगजेब, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब। और उस समय फ्रांस की अगर हम बात करें, इस फ्रांस की, तो उस समय फ्रांस में आप देखें तो ये फ्रांस है। फ्रांस में कौन है? फ्रांस में शासन है लुई 14 की। लुई 14 का शासनकाल है उस समय फ्रांस में, ध्यान रखिएगा। लुई 14, इसको लिखने के लिए लुइस 14 भी लिखा जाता है, LOUIS, लुइस, ये ऐसे लिखा जाएगा 10 और 14। हाँ, या आप लुई 14 कह ले ऐसे, ठीक है। तो फ्रांस में उस समय लुई, ये फ्रांस है, देख लीजिए, फ्रांस में उस समय लुई 14 का शासनकाल है, जबकि भारत में औरंगजेब का शासनकाल है जब फ्रांसीसी भारत आते हैं। और उस समय, हाँ, आप देख रहे हैं यहां पर पुर्तगाली भारत आ चुके हैं, इनके पहले डच हैं और ब्रिटिशर्स हैं, सभी भारत में मौजूद हैं। तो एक कठिन परिस्थिति में फ्रांसीसी भारत आएंगे। होता क्या है कि लुइस 14 जो फ्रांस का शासक है, हाँ, लुइस 14 कौन है? फ्रांस का शासक है। और इसका एक मंत्री हुआ करता था कोलबर्ट, ठीक है, इसका एक मंत्री है, इसी का एक मंत्री है, हाँ, कोलबर्ट। कोलबर्ट इसका मंत्री है, ठीक है, ये कोलबर्ट जो है इसी का मंत्री है, मंत्री है। तो कोलबर्ट कहता है जाकर इनसे, लुइस 14 से, कि देखिए बहुत सारे जो यूरोपीय देश हैं भारत पहुंचे हुए हैं और भारत में ये व्यापार से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर इसके पहले, सबसे पहले आप जानते हैं कि पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा आया था, यहां से वो मसाले और जड़ी बूटियां ये सब खरीद कर जब वापस पुर्तगाल पहुंचा था तो उससे उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। हाँ, 60 गुना मुनाफा सिर्फ हुआ था, खर्च काट के आने जाने का खर्च, जो सामान उसने खरीदा होगा, फिर आने जाने का खर्च, मतलब ले जाने का खर्च जो आया होगा और ले गया होगा, तो सारा खर्च काट के उसको 60 गुना फायदा हुआ था। तो पूरे यूरोप में उस समय काफी तहलका मचा हुआ था वास्को डी गामा के आने के बाद। और फिर उसके बाद डच आ ही जाते हैं, अंग्रेज आ ही जाते हैं। तो कोलबर्ट जाता है लुइस 14 के पास और कहता है कि भाई भारत में जाकर, हाँ, पुर्तगाल, डच यानी नीदरलैंड और अंग्रेज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, तो हमें भी जाकर यहां पर व्यापार करना चाहिए और मुनाफा कमाना चाहिए। तो इसी की सलाह पर कोलबर्ट जो मंत्री है, इसी की सलाह पर ये जो लुइस 14 हैं, लुइस 14 ये कंपनी का गठन कर देते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, कंपनी जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ये कर देते हैं। और इस कंपनी का नाम क्या होगा? इस कंपनी का नाम होगा द कंपनी इंड ओरिएंटल्स, द कंपनी इंड ओरिएंटल्स, ओरिएंटल्स, ठीक है। कंपनी इंड ओरिएंटल्स। कंपनी इंड ओरिएंटल्स, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और इसका गठन कब हो गया है? यही 1664 की ही बात कर रहा हूं। 1664 में ये भारत आते हैं और 1664 में ही इस कंपनी का गठन हो जाएगा, ठीक है। 1664 में ही इस कंपनी का गठन हो जाएगा। किसकी सलाह पर? तो लुइस 14 जो फ्रांस के शासक हैं उस समय,
और उन्हीं की सलाह पर लुईस XIV जो फ्रांस के शासक हैं, वो अपने मंत्री कोलबर्ट की सलाह से इस कंपनी का गठन कर देते हैं। किस कंपनी का? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम दिया गया था द कंपनी इंड ओरिएंटल्स। ठीक है, यहां तक आप समझ गए? ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हैं। तो यहां तक हमने ये देखा कि 1664 में जब फ्रांस आता है यहां पर, तो फ्रांस में उस समय शासन चल रहा है लुईस XIV का या लुई XIV का। भारत में शासन चल रहा है औरंगजेब का। हाँ, लुई XIV का एक मंत्री है कोलबर्ट, यही सलाह देता है लुई XIV को कि भारत और ईस्ट से व्यापार करने के लिए हमें एक कंपनी बनानी चाहिए, भारत से व्यापार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां जो हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब जाकर वहां अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। तो कोलबर्ट के ही सलाह पर जो है वो लुई XIV जो है वो क्या करते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर दिया जाता है और इस कंपनी का नाम क्या रखा जाता है? द कंपनी इंड ओरिएंटल्स। ठीक है, अब इस कंपनी का गठन हुआ और ये कंपनी, इस कंपनी को 1667 में, या आप 1668 भी कह सकते हैं, 1667 में बेसिकली भारत में इसको लॉन्च किया जाता है। 1667 में भारत में लॉन्च किया जाता है और भारत भेजा जाता है किसे? तो एक व्यक्ति है फ्रांसिस्को कैरो। देखिए, सबसे पहले फ्रांसिस्को कैरो नाम का एक व्यक्ति है, आप इसको फ्रैंकोइस कैरो भी कहा जाता है या फ्रांसिस कैरो। ठीक है ना, तो फ्रांसिस कैरो या फ्रैंको कैरो, देखिए एक व्यक्ति है फ्रैंको कैरो, या इसी को आप कहिएगा फ्रांसिस कैरो। हाँ, फ्रैंकोइस कैरोन भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, फ्रैंको कैरो, इसी को भेजा जाता है। इसके साथ एक व्यक्ति भी है, ईरानी व्यक्ति है, ईरानी है, इसके साथ मरकारा नाम का। ठीक है ना, तो ये दोनों आते हैं सबसे पहले। इस कंपनी के गठन के बाद ये कंपनी का गठन हुआ, फिर फ्रैंको कैरो और फ्रांसिस कैरो या फ्रांसिस कैरो, फ्रैंको कैरो कहिए, फ्रांसिस कैरो कहिए, यही डायरेक्टर बना के कंपनी का भेजा जाता है। इसके साथ एक व्यक्ति, ईरानी व्यक्ति है, पर्शियन व्यक्ति है, मरकारा, वो भी आता है और ये आकर यहां पर सूरत है, यहां पर सूरत है, तो सूरत में ये अपनी एक कोठी खोल देते हैं। ठीक है, सूरत में ये अपनी एक कोठी खोल देंगे। कौन? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में 1668 में ये खोली जाती है। फ्रांसीसियों की पहली कोठी ये 1668 में खुल गई है सूरत में। ठीक है, और आपको ये पता है कि यहां पर ऑलरेडी अंग्रेज भी बैठे हुए हैं, यहां पर ऑलरेडी डच भी बैठे हुए हैं। 1608 में तो अंग्रेजों ने यहां पर अपनी प्रथम कोठी की शुरुआत की थी, आपको पता है, 1608 में। तो यहां पर ऑलरेडी अंग्रेज हैं, डच हैं, हाँ, और आपको पुर्तगाली भी यहां पर है। तो सब तीनों यहां पर है जो यहां पे पहले आए हुए हैं। तो इस क्षेत्र में पहले से गोवा में पुर्तगाली है, यहां पर गोवा है तो यहां पर पुर्तगाली है। सब मुंबई प्रेसिडेंसी के तहत ही आता था उस समय। तो आप देखेंगे कि ये क्षेत्र जो है यहां पे कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो इनको वो रिस्पॉन्स यहां पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पे जो पहले से पुर्तगाली, डच और अंग्रेज बैठे हुए हैं, उनका संबंध यहाँ के व्यापारी से अच्छा है, पब्लिक रिलेशन उनका अच्छा है व्यापारियों से, यहाँ के किसानों से। तो चूंकि यहाँ पे वो पहले से ये मौजूद हैं तीनों, तो इनको लग रहा है कि ये उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जो सोच के ये आए थे, और इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री तो बना ली, लेकिन इन तीनों के होने से यहाँ पर इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो फिर ये इस चक्कर में लग जाते हैं कि इसकी जगह देखते हैं कि यहाँ पे बहुत मारामारी है। उस समय आप जानते हैं सूरत व्यापार के लिहाज से बहुत बढ़िया प्लेस था, ठीक है ना, बहुत ही समृद्ध प्लेस था, सूती वस्त्रों का जबरदस्त व्यापार था यहाँ पर। ठीक है, तो आप
आज भी देखेंगे कि सूरत व्यापारिक दृष्टि से सूरत आज भी बहुत ज्यादा समृद्ध है, गुजरात का सूरत। ठीक है, तो इनको लगता है कि बहुत मारामारी है, तो अब ये क्या करेंगे कि दूसरे जगह की तलाश शुरू करेंगे। इनको लगता है कि यहां पर रहना इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर ये क्या करेंगे, पहुंचेंगे, इनको याद आएगा कि 1632 में गोलकुंडा के शासक ने 1632 में गोलकुंडा के शासक ने क्या किया था कि अंग्रेजों को, आपको याद होगा जब मैंने अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि 1632 में यहां पर गोलकुंडा का क्षेत्र है, तो यहां के शासक ने अंग्रेजों को एक रॉयल फरमान दिया था और उसमें यह कहा गया था कि आप 500 पगोड़ा जो है वो दीजिए और 500 पगोड़ा देकर वार्षिक 500 पगोड़ा वार्षिक देकर आप व्यापार कीजिए, फ्री व्यापार कीजिए गोलकुंडा के क्षेत्र में। ठीक है ना, तो इनको यह ध्यान आया कि अंग्रेजों को तो गोलकुंडा का शासक ये सुविधा दे चुका है, तो क्यों ना प्रयास करना चाहिए एक बार गोलकुंडा के शासक से बात करके। ठीक है, आपको याद होगा अभी मैं पगोड़ा की बात कर रहा था, ये पगोड़ा क्या था एक बार इसको बता देता हूं, फिर यहां पर आता हूं। पगोड़ा जो है, देखिए डच जब आए थे ना तो उन्होंने पुलिकट यहां पे है कोरोमंडल तट पे, तो पुलिकट पे इन्होंने अपना बनाया था मुख्यालय और यहां उन्होंने एक टकसाल बनाया था इन डचों ने। ठीक है, इन डचों ने, देखिए ये डच जो है जो यूरोप में इनका प्लेस ये है, तो इन डचों ने पुलिकट में अपना मुख्यालय बनाया और वहां पे इन्होंने एक टकसाल भी बनाया था जहां वो सोने के स्वर्ण सिक्के बनाया करते थे उस टकसाल में, यानी मिंट में, और इन्हीं स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता है पगोड़ा। तो ध्यान रखिएगा कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पगोड़ा क्या था भाई, तो पगोड़ा जो था वो गोल्ड कॉइन्स था। ठीक है, स्वर्ण सिक्के थे। इशू कौन करता था, तो डच इशू करते थे। ठीक है, कहां से इशू करते थे, तो पुलिकट से इशू करते थे। पुलिकट में उन्होंने क्या बना रखा था, तो एक टकसाल बना रखा था, ध्यान रखिएगा। तो डचों द्वारा भारत में पुलिकट से जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए उन्हीं को पगोड़ा कहा जाता था। ध्यान रखिए, कई बार यह आ जाता है कि पगोड़ा किस तरह का सिक्का था, चांदी का, सोने का, शीशे का, या कॉपर का, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पगोड़ा जो है वो सोने का सिक्का था जिसे डच जारी किया करते थे। अब आते हैं यहां पर, हम बात कर रहे थे कि 1632 में गोलकुंडा के शासक ने क्या किया था, शाही फरमान अंग्रेजों को दिया था और कहा था कि 500 पगोड़ा के बदले आप यहां पर फ्री ट्रेड कर सकते हैं, टैक्स फ्री ट्रेड। तो इसी बात को ध्यान में रखकर जब सूरत में इन्होंने देखा फ्रांसीसियों ने कि बहुत मारामारी है, तो इन्होंने क्या किया, ये पहुंचे गोलकुंडा और गोलकुंडा के प्रशासक से इस मैटर में बात किया। उसने कहा कि चलिए भाई, इन्होंने कहा कि भाई आपने सबको दिया है, फ्रांसीसियों ने कहा आपने अंग्रेजों को दे दिया, हमें भी कुछ सुविधाएं दीजिए क्योंकि यहां पर तो बड़ी कंपटीशन है। तो गोलकुंडा के शासक ने इनकी बात मानकर यहां पर आप देखेंगे मसूलीपट्टम में यहां पर 1668 में था, तो मसूलीपट्टम में 1669 में इनको इजाजत मिल गई और मसूलीपट्टम में फ्रांसीसियों ने अपनी एक कोठी बना दी, व्यापारिक कोठी। अब देखिए, मैंने अभी अभी बताया ये जो इस तरफ का क्षेत्र है, इस तरफ का क्षेत्र है, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मैंने अभी भी बताया कि इस पुलिकट में, यहां पे पुलिकट है, तो पुलिकट में आप देखिए, तो पुलिकट में कौन है भाई, पुलिकट में, तो पुलिकट में ऑलरेडी डच बैठे हुए हैं जहां से ये पगोड़ा इशू करते हैं टकसाल से, अभी अभी मैंने बताया। यहीं पे मद्रास है और मद्रास में कौन बैठा हुआ है, ठीक है, मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए हैं। ठीक है, मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां से ये भागे थे ये सोच के कि यहां पे बहुत भागे नहीं थे, बल्कि यहां पे तो है ही, लेकिन इनको लगा कि एक और कहीं स्थान मिल जाए जहां से उनको अच्छा रिस्पांस मिले, तो ले देखे इनको फिर मसूलीपट्टम मिल रहा है और यहां पे ऑलरेडी मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए हैं। यहीं पर अंग्रेजों का एक फोर्ट है, आपको पता है, मैंने बताया था, सेंट जॉर्ज। यहां पर मद्रास में अंग्रेजों का है, कौन सा, अंग्रेजों का है फोर्ट सेंट जॉर्ज।
फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये यहां पर है। तो यहां पे डच हैं ही, और यहीं पे आसपास देखिए सभी आसपास है, मसूलीपट्टनम के आसपास मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए हैं, पुलिकट में डच बैठे हुए हैं। तो आप एक चीज बताइए कि यहां से बच के ये निकले तो यहां आने से क्या स्थिति में सुधार हुआ? कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां भी फिर देख रहे हैं कि मारामारी है। तो अब क्या होगा, दो जगह पे जब इनकी फैक्ट्री बन जाती है तो तब भी इनको लगता है कि भाई हमें रिस्पांस तो नहीं मिल रहा है, यहां भी व्यापार में बहुत ज्यादा कंपटीशन, यहां भी बहुत ज्यादा कंपटीशन, तो थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेट होंगे और फ्रस्ट्रेशन में एक गलती कर देंगे। ठीक है, 1669 में इन्होंने ये किया था, यहां पर मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी बना दी, लेकिन अब ये 1672 में क्या करेंगे, यहीं पे मद्रास में, आप क्या करेंगे, मद्रास में एक जगह है सेंट थॉमे, यहां पे मद्रास है, ठीक है, कोरोमंडल तट पे, आप समझ रहे हैं। यहां पे एक जगह है सेंट थॉमे, सेंट थॉमे, ये मद्रास में है, ठीक है ना, मद्रास में, यहां पर सेंट थॉमे। ये क्या करते हैं कि सेंट थॉमे पर जाकर ये कब्जा कर लेते हैं। ये कब्जा होता है 1672 में, और कब्जा कौन करता है? फ्रांसीसियों की तरफ से एक व्यक्ति है दिलाहे, याद रखिएगा, ये कब्जा कर लेता है। तब 1672 में अब यहां पर इन्होंने भारी गलती कर दी है। देखिए ये जो मद्रास है, ठीक है, मद्रास पर जाकर इन्होंने कब्जा कर लिया है, ठीक है, और ये गलती क्यों है? इनकी बहुत बड़ी गलती कही जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये मद्रास जो है ना, ये मद्रास आ रहा है किसके क्षेत्र में? इसी गोलकुंडा के क्षेत्र में, जिस गोलकुंडा के शासक ने इनको मसूलीपट्टनम में कोठी बनाने की इजाजत दी, और 1669 में इन्होंने, फ्रांसीसियों ने कोठी बना ली। वहीं पर इन्होंने गलती ये कर दी कि उसी गोलकुंडा के शासक के क्षेत्र में पड़ने वाले सेंट थॉमे को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया, वहां जाके कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी था उस समय दिलाहे, जिसने कैप्चर किया था, ध्यान रखिएगा, यही नेतृत्व कर रहा था। तो अब क्या होगा? नाराज तो होगा कौन? गोलकुंडा का शासक। और इसको खबर किसने दी थी? इसको खबर दे दी थी डचों ने। देखिए डच भी इस कोरोमंडल तट पे पुलिकट में यहीं पे बैठे हुए हैं, पुलिकट में बैठे हुए हैं। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही डच गोलकुंडा के शासक को खबर करेंगे तो अब गोलकुंडा का शासक नाराज होगा, और फिर क्या होगा कि डच और प्लस गोलकुंडा मिलके क्या करेंगे कि ये हमला कर देंगे इस पे, फ्रांसीसियों पे, और इनको, ये 1672 की बात है, जैसे ही खबर मिलेगी तो गोलकुंडा, देखिए गोलकुंडा और प्लस डच ये मिलके ये हमला करेंगे किस पे? ये हमला करेंगे फ्रांसीसियों पे, फ्रांसीसियों पे हमला कर देंगे, और उनको क्या करेंगे? इस हमले के बाद ये इनको मसूलीपट्टनम से भगा देंगे, और सेंट थॉमे से तो भगाएंगे ही, इनको भगाएंगे ही। तो इस तरह से अब क्या होगा कि सेंट थॉमे भी इनके हाथ से चला जाएगा, सेंट थॉमे भी नहीं रहा और मसूलीपट्टनम भी नहीं रहा, मसूलीपट्टनम भी नहीं रहा, दोनों इनके हाथ से चला जाएगा। और यहां पहुंच जाएगा अब कौन? यहां पहुंच जाएंगे अब, मसूलीपट्टनम में 1669 में बनाया तो, लेकिन अब यहां पर आ जाएंगे कौन इनकी जगह पे? इनको रिप्लेस करेंगे यहीं पे डच, इनकी जगह पे आ जाएंगे डच, डच आ जाएंगे, ठीक है, मसूलीपट्टनम में। तो यहां तक ये बात हो जाती है। तो यहां तक हमने देखा कि हुआ क्या अब तक कि कंपनी गठित की जाती है। फ्रांस के शासक लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट की सलाह पर, ठीक है,
लुई 14 ही कौन गठित करता है? लुई 14 किसकी सलाह पर? अपने मंत्री कोलबर्ट की सलाह पर। और ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका नाम रखा जाता है द कंपनी इंड ओरिएंटल्स। गठन इसका 1664 में हो जाता है। 1667 में भारत में लॉन्च कर दिया जाता है और 1668 में यहां आते हैं फ्रैंको कैरो और या फ्रांसिस कैरो इसका नाम है। इसके साथ एक ईरानी व्यक्ति मरकारा भी आता है और दोनों आएंगे और यहां पर 1668 में सूरत में अपनी एक फैक्ट्री लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद गोलकोंडा के शासक के परमिशन से ये मसूलीपट्टनम में भी 1669 में एक फैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इनको लगता है कि यहां भी बहुत मारामारी है, यहां भी बहुत मारामारी है। क्यों? क्योंकि यहां डच भी हैं, यहां अंग्रेज भी हैं, यहां पुर्तगाली भी हैं। इस क्षेत्र में भी पुलिकट में डच बैठे हुए हैं, मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए हैं, तो यहां भी इनको कंपटीशन लग रहा है। उसके बाद ये गलती करते हैं और एक फ्रेंच व्यक्ति है, ऑफिसर है, दी लाहे, इसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी क्या करते हैं, यहां पे जो मद्रास है, मद्रास में है सेंट थॉमे, मद्रास में यहां लिखा हुआ है, यहां पे जाकर 1672 में कब्जा कर लेते हैं। ये बात जब गोलकुंडा के शासक तक पहुंचती है, देखिए गोलकुंडा के शासक ने ही इनको परमिशन दिया था मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने की, तो जब खबर पहुंचेगी तो डचों के साथ मिलकर गोलकुंडा हमला बोल देगा और फ्रांसीसियों को मसूलीपट्टनम से भगा दिया जाएगा, ठीक है, और सेंट थॉमे से भी भगा दिया जाएगा। तो इस तरह से सेंट थॉमे और मसूलीपट्टनम फ्रांसीसियों के हाथ से निकल जाता है और इनके पास सिर्फ सूरत रह जाता है, सूरत, ठीक है। और मसूलीपट्टनम में फिर डच आकर बैठ जाते हैं। ये मसूलीपट्टनम में कौन आता है? डच आकर बैठ जाते हैं। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या सवाल बनता है और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो यहां तक हमने देख लिया। आपका सवाल आ सकता है जब फ्रांसीसी भारत है उस समय भारत में किसका शासन था? तो औरंगजेब का। फ्रांस में किसका शासन था? तो लुई 14 का या लुई 14 का। उसके लुई 14 ने अपने किस मंत्री की सलाह पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनी इंड ओरिएंटल्स का गठन किया था? तो कोलबर्ट की सलाह पे। कब किया था? 1664 में। हाँ, और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कहां पे बनाई? तो सूरत में। फ्रांसीसियों की ये प्रथम कोठी है, ध्यान रखिएगा, प्रथम कोठी, ये सवाल बनेगा, प्रथम कोठी। हालांकि इनका मुख्यालय पौंडीचेरी में होगा, अभी हम आएंगे। तो यहां तक हमने देख लिया। अब आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हमने अभी तक देखा कि किस तरह से 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14 अपने मंत्री कोलबर्ट की सलाह पर भारत से व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनी इंड ओरिएंटल्स का गठन करते हैं और वो कंपनी भारत आती है। 1668 में फ्रैंको कैरो या फ्रांसिस कैरो को उसका डायरेक्टर बनाकर भेजा जाता है। उसके साथ एक ईरानी व्यक्ति मरकारा भी आ रहा है, दोनों आते हैं और 1668 में प्रथम कोठी जो होती है, व्यापारिक कोठी, वो सूरत में स्थापित कर देते हैं। तो फ्रांस की पहली कोठी जो है वो सूरत में स्थापित हो गई। लेकिन यहाँ पे चूंकि अंग्रेज भी है पहले से, डच भी है, इस क्षेत्र में पुर्तगाली भी है, तो इनको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। फिर वे गोलकुंडा के शासक की मदद से मसूलीपट्टनम में 1669 में एक और फैक्ट्री डालते हैं। लेकिन 68 में सूरत में डाला, 69 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री डाला। लेकिन यहां भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और यहां पर भी पुलिकट में यहां पर डच बैठे हुए हैं। यहीं पे मद्रास में जो है वो अंग्रेज भी बैठे हुए हैं। तो इनको लगता है कि ये दोनों जगह, इन दोनों जगह पे ये कंपटीशन है, तो हमें कोई और क्षेत्र चाहिए। और यहां पर फ्रस्ट्रेशन में आकर एक गलती कर देते हैं कि ये मद्रास के पास एक जगह है सेंट थॉमे या संथामी, सेंट थॉमे या संथामी, वहां जाकर एक फ्रांसीसी अधिकारी है दिलाहे के नेतृत्व में फ्रांसीसी जाकर सेंट थॉमे पर कब्जा कर देते हैं। चूंकि मसूलीपट्टनम जो कोठी बनाने का की इजाजत मिली थी मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों को, वो गोलकुंडा के शासक ने दिया था और सेंट थॉमे भी जो था वो गोलकुंडा के प्रशासन क्षेत्र में ही आता था। तो इस वजह से गोलकुंडा का शासक जब वो सेंट थॉमे को कैप्चर करते हैं, तो चूंकि गोलकुंडा का के शासक को लगता है कि उसने मसूलीपट्टनम में इजाजत दी और इन्होंने आके फिर यहां पर सेंट थॉमे पे कब्जा कर लिया, तो ये गलत है। इस वजह से गोलकुंडा का शासक और उसके साथ डच भी मिले हुए हैं, दोनों
हमला करते हैं फ्रांसीसियों पर और सेंट थोमे और मसूलीपट्टनम से भगा देते हैं फ्रांसीसियों को, और फिर यहां पर मसूलीपट्टनम में आकर डच बैठ जाएंगे, उनकी जगह डच आ जाएंगे, और इस तरह से इनके पास अब सिर्फ सूरत रह जाएगा फ्रांसीसियों के पास। अब ये जो घटना हो जाती है सेंट थोमे की, तो आफ्टर सेंट थोमे अब क्या होगा, देखिए आफ्टर जो है सेंट थोमे, सेंट थोमे की घटना के बाद द कंपनी इंड ओरिएंटल्स जो है, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, हाँ, ये अपने नए डायरेक्टर, न्यू डायरेक्टर इसका जो है, न्यू डायरेक्टर वो कौन है, ये है फ्रांसिस मार्टिन को भेजती है। फ्रांसिस मार्टिन को भेजती है कब, 1673 में। इसके साथ एक व्यक्ति है वेलांग लेस्पने, ठीक है, ये भी आता है। अब ये दोनों आते हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इस फ्रांसिस मार्टिन को भारत में सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इट मीन्स कि फ्रांसिस मार्टिन इज या वॉज कहिए वॉज द रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यह सवाल बन जाता है कि भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फ्रांसिस मार्टिन, ये नया डायरेक्टर बनता है, इसके साथ वेलांग लेस्पने है, और ये अब पहुंच जाएगा फ्रांसिस मार्टिन कहां पे, ये बीजापुर के क्षेत्र में पहुंचेगा, और वहां का सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान के क्षेत्र में आता था, एक जगह है वालीकोंडपुरम, ठीक है, यहां पर ये आते हैं, ठीक है, ये फ्रांसिस मार्टिन और वेलांग ये बीजापुर के सुल्तान के क्षेत्र में आते हैं, और वहां पर एक जगह है वालीकोंडपुरम, हाँ वालीकोंडपुरम, ये बीजापुर के क्षेत्र में है, और यहां का जो प्रशासक है वो प्रशासक कौन है, यहां का प्रशासक था वो शेर खान लोधी, यहां का प्रशासक है। तो इस शेर खान लोधी से ही ये गांव ले लेते हैं, ठीक है, ये बीजापुर इसी क्षेत्र में पड़ेगा, तो इस क्षेत्र में, और ये गांव ले लेते हैं, और ये गांव देखिए यहीं पर, ये मैं मिटा रहा हूं, यहां पर इसको मिटा रहा हूं, यहीं पर जो है, यहां पर देखेंगे तो ये एक छोटा सा गांव है पौंडीचेरी, ठीक है, ये पौंडीचेरी, आज इसे पौंडीचेरी, आज इसे पुडुचेरी भी कहते हैं, पुडुचेरी, उस समय ये गांव था, ठीक है, पुडुचेरी। तो ये गांव मिल जाता है, और ये कब की घटना है, 1673 में आता है, उसी समय की घटना है, और इस गांव को ही ये डेवलप कर देते हैं, हाँ, एक यहां पे एक शहर बसा देते हैं, एक शहर बसाते हैं, और इसी शहर का नाम पड़ता है पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी है, ठीक है, पौंडीचेरी है। अब पौंडीचेरी है, यही इनका मुख्यालय भी हो जाएगा, फ्रांस का भारत में यह मुख्यालय भी बन जाएगा, हेडक्वार्टर्स बन जाएगा पुडुचेरी। तो ये यहां पर आ गए, इन्होंने मुख्यालय बना दिया, और पुडुचेरी को इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप किया है फ्रांसीसियों ने।
आप जानते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा था कि पुर्तगाली जब भारत में आए तो 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहली बार कोई यूरोपीय देश भारत आता है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कौन आया था सबसे पहली बार? 1498 में वास्को डी गामा आया था। तो 1498 में भारत में पुर्तगाली आए थे और आजादी के बाद वो 1961 में भारत छोड़ के गए। उसी तरह से फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय यहां पे बनाया था और पौंडीचेरी को उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप किया, एक अच्छा शहर बनाया वहां पे, और ये आजादी के बाद तक यहां पे डटे रहे। ठीक है, आजादी के बाद इन्होंने 1954 में 1947 में भारत आजाद हुआ है और 1954 में फ्रांसीसियों के नियंत्रण, 1954 तक फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था। ये कौन? पौंडीचेरी। 1954 में गए, भारत सरकार का ऑपरेशन विजय चला था तो उसमें ये गए। ठीक है, तो 1954 तक ये भारत में बने हुए थे पौंडीचेरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से गांव को मिलता है और शहर बसा देते हैं पौंडीचेरी। तो इस तरह से पौंडीचेरी, और यहाँ पे बाद में आज के डेट में ये पुडुचेरी है, यहीं पे अपना मुख्यालय बनाते हैं और फिर अपना काम ये शुरू कर देंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, यहां पर इनका कंपटीशन अभी भी है, लेकिन ठीक है, यहां पे पौंडीचेरी में इनका बन जाता है और ये मुख्यालय बनाकर अब काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि पौंडीचेरी शहर किसने बसाया? तो पौंडीचेरी शहर बसाने का श्रेय जो है वो फ्रांसिस मार्टिन को है। हाँ, इसका श्रेय किसको जाता है? पौंडीचेरी बसाने का श्रेय जो है, ये श्रेय जो है अगर आप कहें तो ये फ्रांसिस मार्टिन को ही जाता है। फ्रांसिस मार्टिन को जाता है और इससे भारत में पुर्तगाली सत्ता का, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। तो अब ये यहां तक पहुंच गए। हाँ, इन्होंने यहां पर मुख्यालय बना लिया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली कोठी सूरत में फ्रांसीसियों को बन जाती है 1668 में। सेटिस्फाइड नहीं है, फिर पहुंचते हैं कहां पे? यहां पे पहुंचेंगे मसूलीपट्टनम। यहां से भी सेटिस्फाइड नहीं है, फ्रस्ट्रेट होकर सेंट थॉमे पे अटैक करते हैं, नियंत्रण में कर लेते हैं। तो अब सेंट थॉमे और मसूलीपट्टनम दोनों जगह से इनको खदेड़ दिया जाता है और यहां पे आ जाते हैं डच। लेकिन बाद में जब नया डायरेक्टर आएगा फ्रांसिस मार्टिन, तो अब ये यहां पे बीजापुर के सुल्तान के क्षेत्र में आने वाले वालीपोलपुरम क्षेत्र में, जो कि बीजापुर क्षेत्र में पड़ता था, उसी के प्रशासक शेर खान लोधी से एक गांव लेता है और गांव मिलने के बाद इसी को ये पौंडीचेरी शहर के रूप में डेवलप करते हैं और इसी पौंडीचेरी में ये अपना मुख्यालय भी बनाते हैं। तो ये भी सवाल बनेगा कि फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय कहां बनाया था भाई? तो मुख्यालय बनाया था फ्रांसीसियों ने कहां पे? तो पौंडीचेरी में, आज का पुडुचेरी। अब यहां तक बात हो गई। अब देखिए ये यहां पे भी है, सूरत में भी, और इस क्षेत्र में भी आ गए। एक तरह से देखेंगे तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी का क्षेत्र आप कह सकते हैं। अब देखिए यहां पे आने के बाद अब ये बढ़ेंगे कहां पे? बंगाल की तरफ। ठीक है, अब बंगाल की तरफ ये देखिए, ये बंगाल का क्षेत्र है। अब बंगाल में देखिए, बंगाल की भी स्थिति वही है। ठीक है, बंगाल चूंकि तो इनके पहले पुर्तगाली भी आ चुके हैं, डच भी आ चुके हैं, अंग्रेज भी आ चुके हैं, तो नेचुरली ये जो तीन इनके जो प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में, बंदरगाही क्षेत्र इसको कहते हैं। ये हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी और उसके आसपास का क्षेत्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, हाँ, और बंगाल प्रेसिडेंसी। आपको मैं बताऊं, ये बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी बनेगा, लेकिन बेस तो बन ही गया था। शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाकर मद्रास के पास अपनी नींव रख दी थी। 1668 में ये सूरत में जब पहुंच रहे हैं तो 1668 में यहां पर आप समझ जाइए कि यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे भी मिल गया था। मैं बताऊं 1661 में मैंने बताया था, जब मैं अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने बताया था कि 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के शासक से होती है। जब शादी होती है तो उसमें क्या होगा कि मुंबई जो है वो ब्रिटेन को मिल जाता है दहेज में। ठीक है, और फिर वही जो शासक हैं ब्रिटेन के, वो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते हैं कि 1668 में मुंबई को दे देते हैं लीज पर। ठीक है, किराए पर दे देते हैं किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1668 में देखिए जब ये सूरत में है,
1668 में मुंबई भी इस क्षेत्र में है। गुजरात, मुंबई सब, गुजरात महाराष्ट्र सब उस समय एक ही क्षेत्र में आते थे। तो आप समझ जाइए कि इस क्षेत्र में अंग्रेज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है, पुर्तगाली भी बैठे हुए हैं गोवा में, ठीक है। यहां पर पौंडीचेरी में के आसपास कौन है, मद्रास में आपको अंग्रेज बैठे हुए हैं, पुलिकट में डच बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बंगाल पहुंचते हैं ये। अब बंगाल में आप देखेंगे तो बंगाल में ही अंग्रेजों ने सबसे पहले 1651 में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी यहां पे बना ली थी। उसके पहले डच भी आ चुके थे, कासिम बाजार, हुगली, इन सब जगहों पे डचों ने भी बंगाल में अपना स्थान बनाया था। और यहां पर कासिम बाजार में तो डचों की एक रेशम की चक्री भी थी, कारखाना था रेशम का। और बंगाल जो था, यहां से आप समझिए कि रेशम का, सूती वस्त्रों का, शोरा का, अफीम का व्यापार बड़ा जबरदस्त होता था यहां से, ठीक है ना। तो अब देखिए सूरत में पहुंचे हुए हैं फ्रांसीसी, यहां भी तीनों हैं, डच, पुर्तगाली, चारों हैं, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी सभी है, यहां भी लगभग सभी हैं। अब यहां पर की जो स्थिति है, देखिए यहां पर क्या होता है कि शाहिस्ता खान, ठीक है, बंगाल का सूबेदार कौन है, शाहिस्ता खान। तो शाहिस्ता खान क्या करता है कि फ्रेंच को क्या दे देगा, फ्रेंच को दे देगा ये चंद्रनगर बंगाल में। कौन, शाहिस्ता खान, ठीक है। ये बंगाल के सूबेदार शाहिस्ता खान से चंद्रनगर ले लेते हैं, 1673 की बात है। और यहां पर ये फ्रांसीसी बस्ती यहां पर बन जाएगी, फ्रांसीसी बस्ती यहां पे अब बन गई, कहां पे, बंगाल में। अब देखिए इस बंगाल में भी कौन कौन है यहां पर, देख लीजिए। यहां पर डच हैं, यहां पे डच है, यहां पे आपको अंग्रेज भी हैं, और यहां पर फ्रांसीसी भी आ गए, सभी आ गए। तो एक तरह से देखिए जो तीन मेन सेंटर है, यहां पे फ्रांसीसियों को चंद्रनगर मिल जाता है, बंगाल में इनको मिल जाता है कौन सा, चंद्रनगर, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि तीन प्रमुख केंद्र, ये सूरत में एक तरह से ये क्षेत्र, आप देखिए सूरत में, आप देखिएगा तो मद्रास के अराउंड, और आप देखिए बंगाल में, तीनों जगह पर कौन आ जाता है, तीनों जगह पर आ जाएंगे कौन, डच भी होंगे, अंग्रेज भी होंगे और फ्रांसीसी भी होंगे। तो फाइट यहां पर अब दिख रहा है, तीनों हैं तो तीनों में तो फाइट होनी है। लेकिन ये जो फाइट है, पहले फाइट अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की नहीं होगी, पहले फ्रांसीसियों की फाइट डचों से होगी। आपको याद होगा कि डचों ने मसूलीपट्टनम से भी इनको खदेड़ा था गोलकुंडा के शासक के साथ मिलकर, जब इन्होंने सेंट थॉमे पे कब्जा कर लिया था 1672 में। और ना सिर्फ मसूलीपट्टनम से डचों ने खदेड़ा था, बल्कि सेंट थॉमे से भी खदेड़ दिया था इनको, फ्रांसीसियों को। इसलिए अभी पहले मुकाबला जो होगा वो होगा फ्रांसीसियों और डचों में। और डच क्या करेंगे कि डच हमला कर देंगे 1693 में, और ये यहां भी मुकाबला नहीं करेंगे, बंगाल में तो है, लेकिन इनका मुकाबला भी यहां होगा, डचों का और फ्रांसीसियों का। और 1693 में ये डच जो है, ये जो पुडुचेरी जो है, ये पुडुचेरी चला जाएगा डचों के पास 1693 में, ठीक है। ये हमला करेंगे और पुडुचेरी को जीत लेंगे, यानी इनके मुख्यालय को ही ये जीत लेंगे, ठीक है ना, इनके मुख्यालय को ही ये जीत लेते हैं। फ्रांसीसियों का मुख्यालय पौंडीचेरी या पुडुचेरी, पुडुचेरी तो आज का नाम है, उस समय पौंडीचेरी था, तो इसको ये जीत लेते हैं। और ये डच जो हैं, ये करीब करीब 5 साल तक इस पौंडीचेरी को अपने नियंत्रण में रखेंगे। बाद में 1698 में ये जो पुडुचेरी जो है, ये फिर फ्रांस के पास चला जाएगा, फ्रांस के पास चला जाएगा।
ये पुडुचेरी जो है ये फिर फ्रांस के पास चला जाएगा। कब? 1698 में, जब होगा यहां पे कौन से किस संधि के तहत? तो रिजविक की संधि, रिजविक संधि याद रखिएगा, रिजविक की संधि के तहत, रिजविक संधि याद रखिएगा। फिर से मैं लिख देता हूं थोड़ा साफ, अगर साफ ये नहीं है तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये 1698 में रिजविक की संधि होती है, रिजविक संधि होती है। मैंने सिर्फ रिजविक संधि लिखा है, रिजविक की संधि ये कहां की होगी? ये होगी आपको नीदरलैंड में, ठीक है, रिजविक। और उसी के तहत जो है डच जो है वो फ्रांसीसियों को फिर पौंडीचेरी लौटा देंगे। देखिए डचों के पास है 1693 में, फिर 5 साल रहेगा, फिर रिजविक की संधि के तहत 1698 में पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास फिर चला जाएगा। तो ये यहां तक बात हो गई। अब देखिए कि ये तो हो गया। अब इसके बाद जब डचों से इनको पौंडीचेरी फिर अपना मुख्यालय मिल जाएगा तो थोड़े से ये और स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े से ये और स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद ये अब नए नए जगहों पे अपनी बस्ती बसाएंगे। जैसे ये यहां पे माहे में, यहां पे केरल है, केरल में पड़ेगा माहे, तो माहे में ये बना लेंगे। हाँ, माहे में लोकेशन देखते रहिएगा, माहे में बनाएंगे। सबसे पहले ये माहे के पहले ये मॉरिशस में ही बनाते हैं। देखिए ये है, आप देखेंगे तो ये है अफ्रीका, ठीक है, और ये है भारत। यहाँ पे भारत का मैंने पेनिसुलर पार्ट बना दिया, ये अरबियन पार्ट हो गया। तो यहाँ पर अफ्रीका में, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर मेडागास्कर है, यही मेडागास्कर के पास ही यहाँ पे मॉरिशस है। आप मैप में देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इन्होंने मॉरिशस में बना लिया, मॉरिशस में इन्होंने बनाया 1721 में, ठीक है। फिर इन्होंने माहे में बनाया 1700, इसके बाद बनाया यनम, यहां पे यनम होगा, यनम होगा, और यनम में बनाया 1723 में। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसी तरह से माहे में इन्होंने बनाया 1724 में। इसी तरह से कराईकल यहां पे है, कोरोमंडल तट पे। आज ये पौंडीचेरी में ही आएगा, हाँ, लेकिन उस समय तमिलनाडु में पड़ता था। कराईकल में, ये कराईकल में ये 1739 में बनाएंगे। तो जब इनको डचों से दोबारा मिल जाता है तो ये अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे भारत में, और जब दोबारा क्या मिल जाएगा? पौंडीचेरी इनका मुख्यालय। तो फिर ये माहे में, सबसे पहले मॉरिशस में बनाएंगे 1721 में, फिर माहे में बनाएंगे, हाँ, यनम में बनाएंगे, कराईकल में बनाएंगे। सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले मॉरिशस में बनाते हैं, फिर यनम में, फिर उसके बाद माहे में, फिर कराईकल में। तो इन सब जगहों पे ये अपना सेटलमेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इन्होंने कहां बनाया? पुडुचेरी वापस मिलने के बाद इन्होंने मॉरिशस में अपना सेटलमेंट बनाया, हाँ। उसके बाद इन्होंने यनम में बनाया, याद रखिएगा, यनम 1723 में। फिर माहे में इन्होंने 1724 में बना लिया, और फिर कराईकल में इन्होंने 1739 में बना लिया। ये पुडुचेरी के क्षेत्र में ही आज पड़ेगा, उस समय तमिलनाडु में पड़ता था। तो इन सब जगहों पे ये अपना सेटलमेंट बनाएंगे, बस्तियां बसाएंगे, कोठियां बनाएंगे, और अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या होगा इसके बाद कि आगे जो 4 महत्वपूर्ण कंपनियां आई, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, उसमें आप देख रहे हैं कौन कौन सी भाई? तो पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। अब आप जब आगे देखेंगे तो आगे आप देखेंगे कि इन 4 प्रमुख कंपनियों में पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में छीन करेंगे डच, और डचों की शक्ति को भारत में छीन कर देंगे अंग्रेज। अब ये अंत में 2 ही शक्तियां बच जाती है, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स प्लस फ्रेंच, ठीक है। ये दोनों शक्तियां अब आपस में भिड़ेंगी, ये दोनों शक्तियां अपने वजूद के लिए भारत में भिड़ेंगी। अब भारत में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत में अपने वजूद को बचाने के लिए ये दोनों शक्तियां भिड़ती हैं, और ये लड़ती हैं यहां पर
एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है भारत में, और इसी एंग्लो फ्रेंच वॉर को कहा जाता था कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो कर्नाटक युद्ध है, ये 3 युद्ध लड़े गए थे। देखिए, ये 3 युद्ध लड़े गए, और 3 युद्ध जो लड़े गए, 3 कर्नाटक युद्ध होंगे। यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 कर्नाटक युद्ध। तीन कर्नाटक युद्ध। अब ये 3 कर्नाटक युद्ध जो होंगे, देखिए ये कैसे कैसे हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये 3 कर्नाटक युद्ध जो है ये लड़े जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1746 से 48, फिर 1749 से 54, और फिर 1756 से 63। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध होंगे, और यही भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के फेट को, यानी भाग्य को, यही युद्ध निर्धारित करेगा। इस कर्नाटक युद्ध को एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें आप समझ लीजिए कि इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होगी, और फ्रांसीसियों का सफाया हमेशा के लिए भारत से हो जाएगा, और भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्ति बच जाएगी, और वो रहेगी ब्रिटिश शक्ति। अब यहां पे कर्नाटक युद्ध के बारे में देख लीजिए कि ये जो कर्नाटक युद्ध है, देखिए ये जो क्षेत्र है कर्नाटक, देखिए ये भारत है, पेनिसुलर पार्ट भारत का। अब कर्नाटक का मतलब ये मत समझिएगा उस समय का, आज का कर्नाटक यहां है, लेकिन उस समय का कर्नाटक ये था। देखिए यूरोपियंस जो थे वो कोरोमंडल तट, देखिए ये तट है कोरोमंडल तट, ये तट है, सॉरी ये तट है मालाबार तट, और ये तट है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो यूरोपियंस ने कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, तो यूरोपियंस ने कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों का नाम दिया था कर्नाटक। तो उस समय का कर्नाटक अलग था, कर्नाटिक जिसको बोलते थे वो अलग था, ये लोकेशन था। कंफ्यूज मत होइएगा, आज का कर्नाटक इधर है, उस समय का कर्नाटक ये था। तो देखिए ये इन्होंने जो अपने अपने सेटलमेंट बनाए, ये कराईकल कहां पे है, कराइक लिख दिया है मैंने, यहां पे कराईकल कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कराईकल कर लीजिएगा, कराईकल। हाँ, ये 1739 में कराईकल। ठीक है, 1739 में कराईकल में इन्होंने, ये कराईकल जो है देखिए ये इधर कोरोमंडल तट है, जबकि माहे कहां पे है, ये माहे इधर मालाबार तट पे है। तो ये 1739 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समय जरूरी नहीं है याद रखना, बस आपको ध्यान रहना चाहिए इन इन जगहों पे इनके सेटलमेंट्स थे। तो इस तरह से आपने देखा कि अब जो फ्रेंच, देखिए यहीं पे डचों का और पुर्तगालियों का मैंने बताया कैसे सफाया हुआ भारत में। अब डचों और पुर्तगालियों के बाद, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इनका सफाया डचों ने कर दिया, उसके बाद डच आए थे, डचों का सफाया भारत में अंग्रेजों ने कर दिया। ठीक है, बेगरा की लड़ाई 1759 में होगी, वहां अंग्रेज इनको खत्म कर देंगे। और आप देखेंगे कि बाद में जब मतलब शक्ति को छीन किया, पहले पुर्तगालियों की शक्ति छीन हुई डचों के द्वारा, फिर डचों की शक्ति छीन हुई अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद भारत में अपने अस्तित्व को और वजूद को बचाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों आपस में भिड़ते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, और इन तीनों का समय मैंने दे दिया है, 1746 से 48, 1749 से 54 और 1756 से 63। आगे हम एक एक कर्नाटक युद्ध को अलग अलग वीडियो में देखेंगे, और इसमें मैं खाली बता देता हूं कि ये इस कर्नाटक युद्ध में वांडीवास की जो लड़ाई होगी 1760 में, उसमें अंग्रेज जो हैं फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता को भारत में खत्म कर देंगे, और भारत में एकमात्र शक्ति, यूरोपीय शक्ति जो है, अब वो कौन रह जाएगी, वो रह जाएगी ब्रिटिश शक्ति। ठीक है, अब ब्रिटेन ही सिर्फ रह जाएगा, यानी अंग्रेज रह जाएंगे। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध को आगे हम देखने वाले हैं, ये मैंने बता दिया। आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा कि इधर वाला मालाबार तट है, इधर वाला कोरोमंडल तट है। तो यहां पर हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि सेंट थॉमे के बाद,
ठीक है ना। सेंट थॉमे के बाद जो नया डायरेक्टर बन के आता है, देखिए पूछा जाएगा कि सेंट थॉमे की घटना के बाद फ्रांसीसियों ने किसे नया डायरेक्टर बना के भेजा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी द इंड ओरिएंटल्स का, तो आप कहेंगे फ्रांसिस मार्टिन को। और किसे कहा जाता है भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो फ्रांसिस मार्टिन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। पौंडीचेरी शहर बसाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये भी फ्रांसिस मार्टिन को जाता है, ठीक है। इसी ने वालिकोनपुरम के प्रशासक से क्या किया था, वालिकोनपुरम का प्रशासक था शेर खान लोधी, इससे एक गांव लिया यहां पर और इसी को पौंडीचेरी के रूप में डेवलप किया, एक शहर बसाया पौंडीचेरी के रूप में, जिसे आज हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, और बाद में इसे मुख्यालय भी बनाया फ्रांसीसियों का। तो यह सवाल आएगा कि भारत में फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय कहां था, तो पौंडीचेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस संधि के तहत डचों ने 1698 में फ्रांसीसियों का उनका मुख्यालय पौंडीचेरी लौटा दिया था, तो रीजनिंग की संधि 1698 में हुई थी। 1693 में डचों ने हमला करके ये ले लिया था पुडुचेरी, 5 साल तक डचों के पास रहा, 1698 में वापसी हो गई, ठीक है। तो ये सब ध्यान आप दीजिएगा। प्रथम कोठी अंग्रेजों की तो यहां पे है सूरत में, ठीक है। किसने बसाया था, प्रथम कोठी किसने बनाया था किसके समय में, तो फ्रैंको कैरो या फ्रांसिस कैरो। इसके साथ एक और व्यक्ति आया था, ईरानी या पर्सियन, कहीं मरकारा, ठीक है। किस घटना ने अंग्रेजों को मसूलीपट्टनम से भगा दिया, तो सेंट थॉमे की घटना ने। सेंट थॉमे को वापस किसने किया था भाई, किसने लिया था, तो गोलकुंडा के शासक और डचों का हमला हुआ और उसके बाद सेंट थॉमे और मसूलीपट्टनम से फ्रांसीसियों को भगा दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा। एक चीज और है कि इन्होंने बंगाल में अपना पहला कोठी कहां बनाया भाई, व्यापारिक कोठी या पहला इनका जो सेटलमेंट था, तो चंद्रनगर। किससे मिला था, तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से। सेंट थॉमे की जो घटना है, उसमें जो इन्होंने सेंट थॉमे को कैप्चर किया था, मद्रास के पास जो सेंट थॉमे, इसको संथानी भी कहते हैं, तो किस फ्रेंच ऑफिसर के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो दिलाहे, ध्यान रखिएगा, दिलाहे। तो इस तरह से बाकी आप ये याद रखिए। उसके बाद पौंडीचेरी लौटाने के बाद सबसे पहले इन्होंने मॉरिशस में 1721 में अपना एक सेटलमेंट बनाया। मॉरिशस कहां पे है, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के पास ये मेडागास्कर है, और उसी के पास ये मॉरिशस है। उसके बाद 1723 में इन्होंने यनम में, यहां पर भारत में, उसके बाद माहे मलाबार तट पे केरल में है 1724 में, फिर कराईकल में 1739 में, उसके अलावा ये पौंडीचेरी में है, सूरत में है। ये सब आप देख लीजिएगा कि कहां कहां अंग्रेज है। और अंत में आप देखेंगे कि डचों से तो मुकाबला इनका हो गया, फ्रांसीसी ने डचों को से वापस ले लिया, क्या, पौंडीचेरी, और जगह जगह अपने सेटलमेंट बना लिए। आगे इनका मुकाबला फ्रांसीसियों का अंग्रेजों के साथ होगा कर्नाटक युद्ध में, और 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाएंगे, 1746 से 48, 1749 से 54 और 1756 से 63। और यही कर्नाटक युद्ध मैंने बता दिया किस क्षेत्र में होगा, आगे हम देखेंगे, यही कर्नाटक का क्षेत्र होगा उस समय का। और यही कर्नाटक युद्ध क्या करेगा, फ्रांसीसियों का सफाया कर देगा भारत में, और ब्रिटेन जो होगा एकमात्र यूरोपीय शक्ति के रूप में भारत में उभर कर सामने आएगा। आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे कर्नाटक युद्ध के साथ। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।